आज हम जो पढ़ेंगे बेटा वो पढ़ेंगे बिग डेटा। बिग डेटा क्या है? विद द टेक्नोलॉजी मेकिंग एन इनरोड इनटू ऑलमोस्ट एवरी स्फीयर ऑफ आवर लाइफ, डेटा इज बीइंग प्रोड्यूस एट ए कोलोसल रेट। मतलब डेटा बहुत बड़ी मात्रा में प्रोड्यूस किया जा रहा है। जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है वैसे वैसे डेटा भी हमारा बढ़ रहा है। देर आर ओवर मिलियंस, सॉरी बिलियंस इंटरनेट यूजर। बिलियंस ऑफ इंटरनेट यूजर हो चुके हैं आज के टाइम पे। एंड मेजोरिटी ऑफ द वर्ल्ड्स वेब ट्रैफिक इज कमिंग फ्रॉम स्मार्टफोन। और ज़्यादा से ज़्यादा जो ट्रैफिक आ रहा है वो हमारा किससे आ रहा है? स्मार्टफोन से। फिगर 3.8 शोज दैट एट द करंट पेस, बिल्कुल करंट की जो गति है वो हमें ये फिगर बता रहा है, अराउंड 2.5 क्विंटिलियन बाइट्स ऑफ डेटा आर क्रिएटेड ईच डे। क्विंटिलियंस डेटा जो है हमारा बन रहा है आज के डेट में, डेली की डेली। यस बेटा, जो ये क्विंटिलियन का मतलब होता है संख। एक आपने यूनिट सुनी होगी, संख, अरब, खरब, 10 अरब, इस तरीके। उसके बाद में संख आ जाता है, तो ये बड़ी यूनिट है बेटा डाटा, सॉरी, मेजरमेंट करने की। ठीक है। जैसे लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ होता है, फिर अरब जाता है, 10 अरब जाता है, फिर खरब आता है। उसके बाद में शंख, नील, पदम, इस तरीके के। तो वो चीज़ होती है बेटा ये। इतना डेटा जो है हमारा डेली की डेली बन रहा है। इतने बाइट्स का डेटा बन रहा है हमारे पास आज की डेट में। दिस रिजल्ट, सॉरी देखो, द पेस इज इंक्रीजिंग विद द कंटिन्यूस इवोल्यूशन ऑफ आईओटी। आईओटी की वजह से इसको गति मिल रही है। आईओटी का मतलब होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, थिंग्स का इंटरनेट। दिस इज रिजल्ट इन द जनरेशन ऑफ डेटा सेट्स ऑफ इनॉर्मस वॉल्यूम एंड कम्प्लेक्सिटी कॉल्ड बिग डेटा। ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? बिग डेटा बोलते हैं। इस प्रकार के जो जनरेशन हो रहा है रिजल्ट का इनरमोस्ट वॉल्यूम में, उसको हम बोलते हैं भाई कॉम्प्लेक्सिटी, सॉरी, बिग डेटा बोलते हैं। सच डेटा cannot be processed and analyzed using traditional data processing tool, as the data is not on voluminous but also unstructured, like our post, instant message and chats, photograph that we share through various sites, our tweets, blogs, articles, news, etc. Items, opinions, polls and their comments, audio, video, chats। है ना? हमारा जो डेटा है बेटा वो केवल वॉल्यूम में ही बड़ा नहीं है, ये अनस्ट्रक्चर्ड भी है डेटा हमारा। मतलब कहीं पे पोस्ट है, कहीं पे मैसेज है, कहीं पे एसएमएस है, कहीं पे इंस्टेंट मैसेज है, कहीं पे चैट है, फोटोग्राफ है, वीडियो है, ऑडियो है, ब्लॉग है। तो यानी कि अनस्ट्रक्चर्ड है बेटा, कोई स्ट्रक्चर नहीं है इसका, एक स्ट्रक्चर में नहीं है ये। इसलिए देखो ये रहा, स्काइपी कॉल्स इतनी हो रही है, 1 मिलियन स्नैप क्रिएट हो रही हैं, इतने मिलियंस ईमेल सेंड की जाते हैं, 204 मिलियंस, 2.4 मिलियन सर्च क्वेरीज होती हैं, 46,200 फोटो अपलोड होती हैं, पोस्ट होती हैं, 2.78 मिलियन वीडियो व्यूज किए जाते हैं, 5 लाख पेज व्यू किए जाते हैं, 17,117 आवर वॉच किया जाता है, और 3,42,000 एप्स डाउनलोड की जाती है। ये मतलब इतना ज़्यादा डेटा हमारे पास है वॉल्यूम में, और वो भी अनस्ट्रक्चर्ड है बेटा ये। इन 60 सेकेंड्स दीज मैनी डेटा आर जनरेटेड। इनमें से जो ज़्यादातर डाटा वो 60 सेकेंड में जनरेट हो जाता है, 1 मिनट में। विच इज ए हाई बिजनेस वैल्यू। कहता है कि कई बार क्या होता है, डेटा हमारे पास जो होल्ड किया जाता है, सॉरी मैं थोड़ा आगे बढ़ गया इसमें, यहाँ से देखते हैं। इट ऑल्सो नो वेरियस चैलेंज। अब इसमें बहुत सारे चैलेंज आ गए हमारे पास, लाइक इंटीग्रेशन, स्टोरेज, एनालाइज, सर्चिंग, प्रोसेसिंग, ट्रांसफर, क्वेरिंग एंड विजुअलाइजेशन ऑफ सच डेटा। अब इस प्रकार का जो डेटा है हमारे पास, उसके पास चैलेंज आ रहे हैं। एक तो इनको इंटीग्रेट करना, स्टोरेज को एनालाइज करना, सर्चिंग के लिए, प्रोसेसिंग के लिए, ट्रांसफर करना, क्वेरिंग के लिए और विजुअलाइज के लिए। इस डेटा को मतलब कि इन चीज़ों में डालना काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो गया है। तो बिग डेटा समटाइम होल्ड रिच इंफॉर्मेशन। अब बिग डेटा में कई बार क्या होती है, इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है,
नॉलेज बहुत ज़्यादा होती है, विच इज़ हाई बिजनेस वैल्यू, और जिसकी बिजनेस वैल्यू भी बहुत ज़्यादा होती है, ये नहीं कि हम उसको छोड़ देंगे, विच इज़ हाई बिजनेस वैल्यू एंड देयरफॉर देयर इज अ कीन एफर्ट इन डेवलपिंग सॉफ्टवेयर एंड मेथड टू प्रोसेस एंड एनालाइज द बिग डेटा। एक्चुअली में अब हमें इसके अंदर बहुत ज़्यादा एफर्ट करने पड़ते हैं, जो सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं इसके लिए, जो डेटा को एनालाइज कर सके, बिग डेटा को। ठीक है, कंपनी में ज़्यादातर डेटा साइंटिस्ट की पोस्ट निकलती है, जो डेटा के ऊपर काम करते हैं बेटा। उसके बाद है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिग डेटा। अब बिग डेटा की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी? बिग डेटा एग्जिबिट्स following 5 characteristics shown in the this that distinguish it from traditional data. Volume, the most prominent characteristic जो है बिग डेटा का, इनरमोस्ट साइज, यानी कि ये बहुत बड़ी मात्रा में बन रहा है। पार्टिकुलर डेटा सेट इज इफ ए पार्टिकुलर डेटा सेट इज टू सच लार्ज साइज दैट इट इज डिफिकल्ट टू प्रोसेस। अगर हम कोई विशेष रूप से डेटा सेट कर रहे हैं इस प्रकार के लार्ज साइज के लिए, तो वो क्या है, डिफिकल्ट हो जाएगा प्रोसेस करने के लिए। ट्रेडिशनल डीबीएमएस से हम इसको टूल से हम इसको प्रोसेस नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद है बेटा वेलोसिटी, इट रिप्रेजेंट रेट एट विच द डेटा अंडर कंसिडरेशन आर बीइंग जनरेटेड एंड स्टोर्ड। जिस रेट से डेटा हमारा जनरेट हो रहा है उसको स्टोर किया जा रहा है। बिग डेटा है एक्सपोनेंशियली हायर रेट ऑफ जनरेशन, जबकि बिग डेटा का क्या है, रेट ऑफ जनरेशन क्या है, हायर है बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल डाटा सेट से। कारण ये बेटा, एक तो इंटरनेट की पहुंच बहुत ज़्यादा लोगों के पास हो गई है, हर बंदा मोबाइल को यूज़ कर रहा है इंटरनेट में। ठीक है, अब इंटरनेट के ऊपर डेली कुछ ना कुछ डेटा, हर टाइम जब वो कुछ देखेगा तो डेटा कंज्यूम होगा, डेटा कंज्यूम होगा तो डेटा बनेगा। इस वजह से वो क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा मात्रा में इनरमोस्ट साइज में बढ़ रहा है डाटा हमारा। ट्रेडिशनल टूल से हम इसको नहीं कर सकते कभी भी टैकल। वेराइटी asserts that it asserts that a data set has varied data such as structured, semi structured and unstructured data। इसको हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड क्या होता है। ठीक है, सम एग्जांपल ऑफ टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, वेब पेजेस एंड सो ऑन। इसके कुछ एग्जांपल ये हैं बेटा, वेराइटी ऑफ डेटा जनरेट किया जा रहा है। फिर है वर्क वेरासिटी, बिग डेटा कैन बी समटाइम inconsistent, biased, noisy, or there can be abnormality in the data or issues with the data collection method। कहता है अब जो डेटा हमारे पास आ रहा है, हो सकता है कि वो डेटा शुद्ध ना हो, प्रिसाइज ना हो, इनकंसिस्टेंट डेटा हो, बायस हो, नॉइसी हो, उसके अंदर एबनॉर्मेलिटी हो। ठीक है, इस तरह के इश्यूज भी आ रहे हैं उसके अंदर, और हमारे जो कलेक्शन के मेथड है उसके अंदर भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है डेटा कलेक्शन के। वर्सिटी रेफर टू दी ट्रस्ट वर्दीनेस ऑफ द डेटा। वेरासिटी का मतलब होता है कि ट्रस्ट वर्दीनेस है या नहीं इस डेटा का जो हमें मिला है। ठीक है, बिकॉज प्रोसेसिंग सच इनकरेक्ट डेटा कैन गिव रॉन्ग रिजल्ट और मिसलीड द इंटरप्रिटेशंस। अगर हम इसको प्रोसेस कर देते हैं इनकरेक्ट डेटा को, तो रिजल्ट भी हमारा क्या आएगा, इनकरेक्ट आएगा, जो मिसलीड करेगा इंटरप्रिटेशन को। मतलब कि डेटा को हम इंटरप्रेट करेंगे तो गलत ही इंटरप्रेट करेंगे अगर रिजल्ट गलत आ रहा है तो। वैल्यू, बिग डेटा इज नॉट ओनली जस्ट ए बिग पाइल ऑफ डेटा। कह रहे कि ये कोई बिग पाइल डाटा नहीं है, ठीक है, बट ऑल्सो प्रोसेस टू हैव हिडन पैटर्न एंड यूजफुल नॉलेज। इसके अंदर एक हिडन पैटर्न होता है और उसके अंदर और यूजफुल नॉलेज भी होती है, विच कैन बी हाई बिजनेस वैल्यू, जिसकी बिजनेस वैल्यू हाई हो सकती है। बट एज देर इज ए कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ रिसोर्सेज इन प्रोसेसिंग बिग डेटा, क्योंकि कॉस्ट लगती है रिसोर्स को जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, मतलब ये, बट एज देयर इज कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, हमें इन्वेस्टमेंट की कीमत देनी पड़ती है रिसोर्सेज इन प्रोसेसिंग बिग डेटा। जो भी हम बिग डेटा को प्रोसेस करने के लिए रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं उसके लिए हमें काफ़ी कॉस्ट प्रोवाइड करनी पड़ती है ना, हमें इन्वेस्टमेंट बड़ी करनी पड़ती है। वी शुड मेक अ preliminary inquiry to see the potential of big data in terms of value discovery or else our effort could be in vain। कहता है कि हमें इंक्वायरी करनी पड़ती है, प्राइमरीली हम क्या करते हैं, इंक्वायरी करनी पड़ती है देखने के लिए कि डेटा का पोटेंशियल है। ठीक है, जो डिस्कवर किया जा रहा है। वैल्यू डिस्कवरी, मतलब वैल्यू डिस्कवरी में क्या उसकी वो है,
या फिर हो सकता है कि हमारा पूरा का पूरा जो एफर्ट है वो खत्म हो जाए, ठीक है, या खराब हो जाए हमारा, ये भी हो सकता है। वेन का मतलब वही होता है बेटा, व्यर्थ ही होता है। अब बात आता है डेटा एनालिटिक्स। डेटा एनालिटिक्स में क्या आता है? डेटा एनालिटिक्स इज अ प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग डेटा सेट्स इन ऑर्डर टू ड्रॉ कंक्लूजन अबाउट द इंफॉर्मेशन दे कंटेन। डेटा एनालिटिक्स में एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एग्जामाइन करते हैं डेटा सेट्स को, ताकि हम उससे कुछ क्या कर सकें, कंक्लूजन निकाल सकें, है ना, जो भी इंफॉर्मेशन उसके अंदर है उससे कोई हम कंक्लूजन निकाल सके विद द एड ऑफ स्पेशलाइज सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर। हो सकता है कि उसके लिए हम कुछ सिस्टम या फिर कोई सॉफ्टवेयर को यूज करें, विशेष प्रकार का जो सॉफ्टवेयर है उसको यूज करें या सिस्टम को यूज करें। डेटा एनालिटिक्स technology and techniques are becoming popular day by day. They are used in commercial industries to enable organization to make more informed business decisions। कहता है डे बाय डे पॉपुलर हो रहा है, क्यों? क्योंकि वो यूज किए जा रहे हैं कमर्शियली, इंडस्ट्रीज में यूज हो रहा है। टू एनेबल ऑर्गेनाइजेशन टू मेक मोर इन्फॉर्म्ड बिजनेस डिसीजन। मोर इन्फॉर्म्ड का मतलब है कि उनको पहले से किसी चीज का पता हो जाए उस डेटा को यूज करके, ठीक है। इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इट कैन बी यूजफुल फॉर researchers to verify or disapprove scientific models, theory and hypothesis। कहता है कि इट कैन बी यूजफुल फॉर रिसर्चेज, जो रिसर्च कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी यूजफुल हो सकता है। वो वेरीफाई कर सकते हैं या डिसअप्रूव कर सकते हैं साइंटिफिक मॉडल को, थ्योरीज को, और हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस होता है किसी काम को करने से पहले कुछ थ्योरीज बनाना, दैट इज हाइपोथेसिस। पेंडा इज अ लाइब्रेरी ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पेंडा जो है बेटा एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है कि लाइब्रेरी है जिसमें हम यूज कर, जिसको हम डेटा एनालिटिक के लिए यूज करते हैं बेटा। पाइथन दैट कैन बी यूज एज अ टूल टू मेक डेटा एनालिसिस मच सिंपलर। पाइथन को हम यूज कर सकते हैं एक टूल के रूप में, जो डेटा को एनालिसिस को काफी सिंपल बना देती है। एक्चुअली में बेटा पेंडा जो है ना पाइथन का ही एक पार्ट है, ठीक है। एक लाइब्रेरी है जो हमारी ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है पाइथन, उसके अंदर हम डेटा एनालाइज कर सकते हैं। ये बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में यूज होती है बेटा ये चीजें। पाइथन बहुत बड़ी चीज, बहुत जबरदस्त लैंग्वेज आई है। लेकिन पाइथन से भी ज्यादा बेटर लैंग्वेज आ चुकी है बेटा आज के टाइम पे, जब पाइथन से 35,000 ज्यादा टाइम तक पावरफुल है, मतलब कि प्रोसेसिंग पावर उसकी ज्यादा है, ठीक है। आईओटी क्या होता है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। द टर्म्स कंप्यूटर नेटवर्क दैट वी कॉमनली यूज द नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स। जो टर्म कंप्यूटर नेटवर्क है, अब कॉमनली किस लिए यूज करते हैं? कंप्यूटर नेटवर्क के लिए, यानी नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर। सच ए नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ ए लैपटॉप, डेस्कटॉप, सर्वर्स और ए पोर्टेबल डिवाइस लाइक टैबलेट, स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉचेज ईटीसी, कनेक्टेड थ्रू वायर और वायरलेस। यानी कि पहले हम नेटवर्क का मतलब क्या मानते थे? सिर्फ कंप्यूटर का नेटवर्क होना चाहिए। आज के टाइम पे क्या है? ऐसी जो भी चीज़ जो डिजिटली है, ठीक है, जैसे कि हमारी स्मार्ट वॉच, जैसे कि हमारी टीवी, जैसे कि हमारा लैपटॉप, कैमरा, ठीक है, गाड़ी, इसमें भी सारी चीज़ों में डिजिटली चीज़ें यूज होने लगी है। तो ये सारे का जब हम नेटवर्क बना देते हैं बेटा, उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरनेट ऑफ थिंग्स बोल देते हैं। ये थिंग्स का इंटरनेट है, और वो कनेक्ट होते हैं या तो वायर से या वायरलेस से बेटा। वी कैन कम्युनिकेट बिटवीन दीज डिवाइस यूजिंग इंटरनेट और लैन। नाउ इमेजिन व्हाट इफ आवर बल्ब, फैन एंड रेफ्रिजरेटर आल्सो बिकम ए पार्ट ऑफ दिस नेटवर्क। क्या होगा अगर हमारा जो पंखा, हमारा जो फ्रीज है, वो बल्ब है, वो इस नेटवर्क का पार्ट बन जाए? हाउ विल दे कम्युनिकेट विद ईच अदर? कैसे कम्युनिकेट करेंगे एक दूसरे से? एंड दैट एंड व्हाट विल दे कम्युनिकेट, और क्या कम्युनिकेट करेंगे? थिंक अबाउट द एडवांटेज एंड टास्क that can be accomplished if all these devices with smart connectivity features are able to communicate among themselves। कहता है कि थिंक, इसके बारे में सोचो कि क्या एडवांटेज होगा, क्या कार्य होगा जो वो पूरा करेंगे डिवाइस स्मार्ट कनेक्टिविटी के फीचर के साथ में, और कम्युनिकेट करेंगे आपस में ही।
है, और हम भी उसके साथ में कम्युनिकेट कर सकेंगे कंप्यूटर या स्मार्टफोन के जरिए। द इंटरनेट ऑफ थिंग्स इज ए नेटवर्क ऑफ डिवाइसेस दैट हैव एन एम्बेडेड हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टू कम्युनिकेट विद अदर डिवाइसेस ऑन द सेम नेटवर्क। कहता है कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स में क्या होता है, एक ऐसा नेटवर्क होता है डिवाइसेस का जिसके अंदर एम्बेडेड हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों होते हैं बेटा। ठीक है, जो कम्युनिकेट करते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं और डेटा को एक्सचेंज कर सकते हैं, ताकि वो कम्युनिकेट कर सकें दूसरे डिवाइसेस के साथ में सेम नेटवर्क के अंदर। एट प्रेजेंट इन द टिपिकल हाउस होल्ड मैनी डिवाइसेज हैव एडवांस्ड हार्डवेयर। आज के जो प्रेजेंट युग टाइम है बेटा, इसमें ऐसे बहुत सारे हमारे हाउस होल्ड्स हैं, मतलब घर में जो चीज़ें यूज होती हैं, ऐसे बहुत सारे डिवाइसेज आ गए हैं जिसके अंदर हार्डवेयर यानी माइक्रो कंट्रोलर भी होता है। मैंने आपको माइक्रो कंट्रोलर बताया था बेटा क्या होता है। माइक्रो कंट्रोलर वो होता है जिसके अंदर सीपीयू, रैम और स्टोरेज तीनों एक ही चिप के ऊपर एम्बेडेड होती है, दैट इज कॉल्ड एज अ माइक्रो कंट्रोलर। फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था हमने। और सॉफ्टवेयर भी होता है उसके अंदर। दी डिवाइसेज आर यूज इन आइसोलेशन फ्रॉम ईच अदर्स। अब वो जो डिवाइसेज बेटा एक दूसरे से अलग अलग यूज होते हैं विद मैक्सिमम ह्यूमन इंटरवेंशन, जिसमें कि ज़्यादातर आदमी क्या करता है, ह्यूमन अपना हस्तक्षेप करता है। इंटरवेंशन माने हस्तक्षेप करना। ऑपरेशन करने के लिए उसको बार बार आदमी को मतलब कि क्या करना पड़ता है, कमांड देनी पड़ती है, डायरेक्शन देनी पड़ती है, डाटा इनपुट कराना पड़ता है। IoT tends to bring together these devices to work in collaboration and assist each other in creating intelligent network of things। तो IoT जो है हमारा, इन दोनों चीज़ों को इकट्ठा करने में हमारी हेल्प करता है, ताकि वो क्या कर सके, इंटेलिजेंट नेटवर्क क्रिएट कर सके चीज़ों का। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए माइक्रोवेव और एन एयर कंडीशनर, डोर लॉक, CCTV कैमरा और सच अदर थिंग्स डिवाइसेज आर एनेबल टू कनेक्ट टू द इंटरनेट। इस प्रकार के जो डिवाइसेज है उसको हम इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं। वी कैन एक्सेस एंड रिमोटली कंट्रोल दैम। हम उसको एक्सेस भी कर सकते हैं और रिमोटली भी कंट्रोल कर सकते हैं बेटा। सपोज जैसे कि मैं घर पे बैठा हूँ लेकिन मैं ऑफिस के कैमराज को कंट्रोल कर सकता हूँ, देख सकता हूँ कि ऑफिस में क्या चल रहा है। वो क्या है, वो इंटरनेट से कनेक्ट है बेटा, इसलिए देख सकता हूँ मैं। एंड ऑन द गो यूजिंग द स्मार्टफोन, हम उसको अपने स्मार्टफोन से कंट्रोल कर सकते हैं बेटा। ठीक है, तो ये हमारा IoT होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इतना मुश्किल नहीं है ये। अब बताओ वेब ऑफ थिंग्स, WOT। इंटरनेट इज द थिंग्स अलाउ अस टू इंटरेक्ट विद डिफरेंट डिवाइसेस थ्रू इंटरनेट विद द हेल्प ऑफ स्मार्टफोन। हम स्मार्टफोन के थ्रू क्या कर सकते हैं, इंटरनेट से जुड़ के कंट्रोल कर सकते हैं डिवाइसेस को। और कंप्यूटर्स दस क्रिएटिंग ए पर्सनल नेटवर्क, इससे हम पर्सनल नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं बेटा। बट टू इंटरेक्ट विद एन नंबर ऑफ डिवाइसेस, डिफरेंट डिवाइसेस, वी नीड टू इंस्टॉल एंड डिफरेंट ऐप्स। अगर हम नंबर ऑफ डिवाइसेस को कनेक्ट करना चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं, तो हमें नंबर ऑफ एप्लीकेशंस भी इंस्टॉल करनी पड़ेगी। वुड नॉट इट बी कन्वीनियंट टू हैव वन इंटरफेस टू कनेक्ट ऑल द डिवाइसेस। कहते हैं कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इन सभी को कनेक्ट करने के लिए केवल एक एप्लीकेशन काफ़ी हो जाए। ठीक है, दस वेब इज ऑलरेडी बीइंग यूज्ड एज ए सिस्टम टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। इसीलिए हमारा जो वेब है, इस प्रकार कम्युनिकेट कराने के लिए ये एक चीज इसको यूज किया जा रहा है आज के टाइम पे। सो विल इट पॉसिबल टू यूज द वेब इन सच अ वे दैट ऑल थिंग्स कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर्स। ठीक है, तो ये पॉसिबल हो सकता है कि हम कम्युनिकेट कर सकें इन चीज़ों से एक साथ, है ना, और मोस्ट एफिशिएंट मैनर बाय इंटरेक्टिंग देम टुगेदर, और मोस्ट एफिशिएंट मैनर में इंटरेक्ट कर सके उनसे इकट्ठे। WOT allow us use of web services to connect anything in the physical world beside human identities on web। भाई वेब के ऊपर ह्यूमन आइडेंटिटीज को छोड़ करके बाकी फिजिकल वर्ल्ड की जितने भी चीजें हैं उन सभी से हम कनेक्ट होकर के क्या कर सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं या कम्युनिकेट कर सकते हैं। इट विल पेव वे फॉर क्रिएटिंग स्मार्ट होम्स, यानी कि एक रास्ता बना रही है ये, एक ऐसा रास्ता बना रही है जिससे कि हम स्मार्ट होम क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें स्मार्ट ऑफिस, स्मार्ट सिटीज एंड सो ऑन, इस तरीके की चीजें होंगी। सबसे पहले स्मार्ट सिटीज होंगी, स्मार्ट सिटी में स्मार्ट होम होंगे और स्मार्ट ऑफिस होंगे जो आपस में कनेक्ट होंगे। ठीक है, तो ये हमारा WOT है बेटा। WOT का मेन मतलब ये है कि जितने भी कम्युनिकेशन वाली चीजें हैं उन सभी को एक साथ ले आना और उनको
एक कॉमन एप्लीकेशन से ऑपरेट करना, ये हमारा WOT का फायदा है। उसके बाद आता है बेटा सेंसर्स। जैसा कि नाम आपको बता रहा है, सेंस करते हैं किसी चीज को। व्हाट हैपन व्हेन यू होल्ड योर मोबाइल वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली? क्या होता है जब आप अपने मोबाइल को हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली पकड़ते हो? द डिस्प्ले आल्सो चेंज टू वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली विद रेस्पेक्ट टू द वे वी होल्ड अवर मोबाइल। भाई जिस तरीके से हम अपना मोबाइल होल्ड करते हैं उसी तरीके से वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली क्या होता है हमारा, ये चेंज हो जाता है ना। तो दिस इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ टू सेंसर्स। इसमें हमारे दो सेंसर्स काम करते हैं मोबाइल में, नेमली एक्सीलरोमीटर एंड गायरोस्कोप। द एक्सीलरोमीटर सेंसर इन द मोबाइल फोन डिटेक्ट द ओरिएंटेशन ऑफ द फोन। एक्सीलरोमीटर क्या करता है, हमारे फोन की ओरिएंटेशन को डिटेक्ट करता है कि हमने उसको कैसे घुमाया है, वर्टिकल घुमाया है, हॉरिजॉन्टल घुमाया है। द गायरोस्कोप सेंसर ट्रैक रोटेशंस or twist of your hand and add to the information supplied by accelerometer। फिर क्या करता है ये गायरोस्कोप? ये गायरोस्कोप सेंसर ट्रैक कर देता है रोटेशन को। वो हमारी रोटेशन को, जो ट्विस्ट जो हमने मोड़ा है उसको पकड़ लेता है। हमारे जो हाथ की जो ट्विस्ट है, हमने हाथ को कैसे घुमाया है, ये उसको पकड़ लेता है और फिर ऐड कर देता है इंफॉर्मेशन जो सप्लाई की गई है किसके द्वारा, एक्सेलरोमीटर के द्वारा। उस उसको वो क्या करता है, उसके अंदर ऐड कर देता है। सेंसर्स आर द वेरी कॉमनली यूज्ड एज मॉनिटरिंग एंड ऑब्जर्विंग एलिमेंट इन रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन। और ये वास्तविक जो वर्ड है उसमें, एप्लीकेशंस में, वास्तविक वर्ड एप्लीकेशंस है उसमें ये क्या करता है, सेंसर्स कॉमनली यूज होता है मॉनिटर और ऑब्जर्व करने के लिए चीजों को। दिस इवोल्यूशन of smart electronic sensor is contributing in large way to evaluation of IoT। तो जो इवोल्यूशन हो रहा है बेटा स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स का, वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं लार्ज वे टू एवोल्यूशन ऑफ IoT, जिसकी वजह से हमारा क्या है, IoT बनेगा। इट विल लीड टू क्रिएशन अ न्यू सेंसर बेस्ड इंटेलिजेंट सिस्टम। इससे क्या होगा, इससे हमारा नया सिस्टम बनेगा जिसके अंदर सेंसर्स बेस्ड होंगे, नए नए सेंसर्स बेस्ड होंगे उसके अंदर, ठीक है। A smart sensors is a device that takes input from the physical environment and use built-in computing resources। वो क्या करते हैं, सेंसर्स क्या करते हैं, इनपुट लेंगे एनवायरनमेंट से, फिजिकल एनवायरनमेंट से, और क्या यूज करेंगे, वो कंप्यूटिंग रिसोर्सेज को यूज करेंगे प्री डिफाइंड फंक्शंस के साथ में। उसमें पहले से डिफाइन किया कि अब ये फंक्शन करना है उसको डिटेक्शन करने पे, और जब स्पेसिफिक डेटा उसके अंदर आएगा इनपुट होकर के, तो स्पेसिफिक उसको मेथड यूज करके क्या करना है, वो फंक्शन परफॉर्म करना है। पहले से बताया जाता है सेंसर को, भाई ये काम करना है। उसके बाद आता है बेटा स्मार्ट सिटीज। स्मार्ट सिटीज क्या आती है, विद रैपिड अर्बनाइजेशन द लोड ऑफ आवर सिटीज आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। डे बाय डे हमारा क्या इंक्रीज बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है सिटीज पे लोड, अर्बनाइजेशन की, शहरीकरण की वजह से। एंड देयर आर चैलेंजेस इन द मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। इसलिए रिसोर्सेज में क्या है, चैलेंज आ रहा है रिसोर्स को मैनेजमेंट करने में, जैसे कि वाटर वेस्ट, एयर पोल्यूशन, हेल्थ एंड सैनिटेशन, ट्रैफिक कंजेशन, पब्लिक सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, बिसाइड ओवरऑल सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर्स। मतलब इनको मैनेज करना काफी प्रॉब्लम आ रही है अर्बनाइजेशन की वजह से, इंक्लूडिंग रोड, रेल, इलेक्ट्रिसिटी, ब्रिज, सबवे। बेटा होल्ड कर, यस। मतलब अभी बेटा इन चीजों को मैनेज करने में काफी प्रॉब्लम आ रही है उसमें, ठीक है ना। तो these challenges are forcing many city planners around the world to look for smarter way to manage them and make cities sustainable and livable। तो कहता है कि इस प्रकार के जो चैलेंजेस है ना, ये फोर्स कर रहे हैं सिटी प्लानर को वो स्मार्टर वे यूज कर सकें, ठीक है। इससे मतलब क्या है कि उनको चैलेंज आ रहा है, और चैलेंज को दूर कैसे करना चाहते हैं, एक स्मार्ट वे से करना चाहते हैं, जिससे कि उनको मैनेज कर सके सिटीज को स्मार्ट तरीके से, और वो सिटी क्या है, सस्टेनेबल हो और लिवेबल हो हमारे लिए,
ठीक है। The idea of smart city as shown in figure 3.11 makes use of computer and communication technology along with IoT। ठीक है, IoT के साथ में बनाया गया इसको, देखो सिटीज को देखो। IoT टू मैनेज एंड डिस्ट्रीब्यूट रिसोर्सेज एफिशिएंटली। ठीक है, IoT से क्या हो रहा है, ये रिसोर्सेज को एफिशिएंटली मैनेज कर रहा है ये। ठीक है, द स्मार्ट बिल्डिंग शोन हेयर, द स्मार्ट बिल्डिंग शोन हेयर यूजर्स सेंसर्स टू डिटेक्ट अर्थक्वेक। अब अर्थक्वेक को डिटेक्ट करने के लिए जो स्मार्ट सिटी में जो बिल्डिंग है बेटा, स्मार्ट बिल्डिंग, उसमें सेंसर लगा दिए गए हैं जो अर्थक्वेक को क्या करेंगे, डिटेक्ट करेंगे। टर्मोर्स एंड देन वार्न नियर बाय बिल्डिंग, और फिर वो क्या करेंगे, जो उसके आसपास की जो बिल्डिंग है बेटा उसको वो वार्न कर देंगे कि अर्थक्वेक आ चुका है। ठीक है, जिसको भी मिलेगा सिग्नल सबसे पहले वो सभी को वार्न कर देगा, सो दैट द कैन प्रिपेयर देमसेल्फ अकॉर्डिंगली, जिससे कि वो क्या हो जाएंगे, लोग अपने आप को प्रिपेयर कर पाएंगे। द स्मार्ट ब्रिज यूजेज वायरलेस सेंसर टू डिटेक्ट एनी लूज बोल्ट केबल और क्रैक। मान लो स्मार्ट सेंसर क्या करेंगे, जो अगर उसमें ब्रिज में लगा दिया है तो वो बोल्ट कोई मतलब कि नट या बोल्ट जो होता है वो कोई ढीला ना हो जाए। ठीक है, केबल ना टूट जाए जिससे कि हमारा बंधा रहता है ये ब्रिज, और कहीं पे क्रैक ना आ जाए, उस चीज को पहले ही वार्न कर देगा। ये अलर्ट करेगा कंसर्न अथॉरिटीज को थ्रू एसएमएस, एसएमएस भेज देगा कि इस एरिया में यहाँ पे क्रैक आया हुआ है या बोल्ट टूट गया है, उसको फिर से रिपेयर करने की जरूरत है। तो स्मार्ट टनल आल्सो यूज वायरलेस सेंसर, टनल के अंदर भी ज्यादा सेंसर यूज होते हैं। दिस इंफॉर्मेशन कैन बी सेंट एज वायरलेस सिग्नल अक्रॉस द नेटवर्क ऑफ सेंसर्स नोड इज सेंट्रलाइज कंप्यूटर फॉर फर्दर एनालाइज। मतलब ये क्या करेगा, जो हमारी जो मतलब मान लो ये टनल के अंदर जो भी लगे हुए हैं बेटा ये सेंसर्स, वो किसको भेजेंगे, वो जो नोड लगी हुई है हमारी सेंसर नोड उसको भेजेगी, और वो नोड किससे कनेक्ट है, सेंट्रलाइज कंप्यूटर से। फिर ये उसको फर्दर एनालाइज के लिए भेज देगा उसको सेंटर कंप्यूटर पे। एवरी फियर ऑफ, प्रत्येक जो स्फीयर है हमारी लाइफ का, सिटी लाइक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, पावर प्लांट, वाटर सप्लाई, वाटर नेटवर्क, वेस्ट मैनेजमेंट, लॉ एनफोर्समेंट, इंफॉर्मेशन सिक्योर सिस्टम, स्कूल, library, hospitals, and other connective community service work as unison to optimize the efficiency of cities operation and service। अब इसकी वजह से क्या होगा, जितने भी ये सर्विसेज यूज की जा रही है बेटा सेंसर्स की वजह से, ये बहुत ही एफिशिएंट वे में यूज हो सकती है। तो तभी तो कह रहा हूँ ना कि वो जो हमारा स्मार्ट सिटी है बेटा वो क्या बन जाएगा, सस्टेनेबल और लाइवेबल बन जाएगा हमारे लिए। A better way to understand the cloud is cloud computing. Cloud computing is an emerging trend in the field of information technology, where computer-based services are delivered over the internet or the cloud, and it is accessible to the users from anywhere using any device. क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, आज के टाइम पे सबसे ज्यादा इमर्जिंग ट्रेंड है बेटा, बहुत ज्यादा मतलब कि यूज हो रहा है। इससे क्या हो रहा है, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में यूज होता है, जहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड सर्विस प्रोवाइड की जाती है, डिलीवर की जाती है इंटरनेट के ऊपर, और वो क्लाउड सभी को एक्सेसिबल हो जाता है बेटा किसी भी डिवाइस पे। द सर्विस कंप्राइज सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, डेटाबेस, स्टोरेज। ठीक है, सर्विस कौन कौन सी है, कंप्राइज इसमें सॉफ्टवेयर यूज करना है कोई बड़ा, हार्डवेयर यूज करना है सर्वर की तरह, या डेटाबेस को यूज करना है बड़े, तो वो उसको आसानी से यूज कर सकता है। दीज रिसोर्सेज आर प्रोवाइडेड बाय कंपनीज कॉल्ड क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। इसको कंपनी प्रोवाइड करती है, इसको क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर बोला जाता है। एंड यूजुअली चार्ज ऑन पे पर यूज बेसिस लाइक द वे वी पे फॉर इलेक्ट्रिसिटी यूजेस। हम क्या करते हैं उसको इलेक्ट्रिसिटी पर्पज के, सॉरी, जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी का पे करते हैं बेटा उसी तरीके से उसके लिए भी हम पे करते हैं क्लाउड सर्विसेज के लिए। वी ऑलरेडी यूज क्लाउड सर्विस वाइल स्टोरिंग आवर पिक्चर एंड प्रोफाइल
एंड फाइल एज बैकअप ऑन इंटरनेट। जब हम इंटरनेट के ऊपर क्या करते हैं, अपना सिस्टम का बैकअप डाल देते हैं, तो वो क्या है, क्लाउड सर्विस को यूज कर रहा है, वेबसाइट को होस्ट कर रहे हैं इंटरनेट के ऊपर, वो भी वही है, थ्रो क्लाउड कंप्यूटिंग कर रहे हैं। यूजर कैन रन बिगर एप्लीकेशन और प्रोसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा विदाउट हैविंग द रिक्वायर्ड स्टोरेज or processing power on their personal computer as long as they connected to the internet. Beside a number of features, cloud computing मतलब ये कि भाई हमने कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें कोई मतलब ज़्यादा पावरफुल सर्वर यूज़ करना है, तो उसके लिए हमें घर पे लगाने की जरूरत पड़ेगी, या फिर मान लो हमें डाटाबेस यूज़ करना है ज़्यादा बड़ा, तो वो भी हम खरीद के लाएं, ऐसा जरूरी नहीं है। हम सिर्फ क्या करेंगे, बड़ी बड़ी कंपनीज ने बनवा रखा है ये जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है बेटा, वो आपको प्रोवाइड कर देते हैं। जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी के लिए पे करते हो, ऐसे उसकी सर्विस को यूज करने के लिए पे करते हो आप। ठीक है, जैसे मान लो आप क्या करते हो, आपने ईमेल अकाउंट बना लिया अपना, अब ईमेल अकाउंट पे बेटा आपको 15 GB का स्पेस दिया जाता है फ्री, जिसको आप फ्रीली यूज कर सकते हो। अगर आप उससे ज्यादा यूज करना चाहते हो तो आपको पेमेंट करनी पड़ती है। ठीक है, तो वो सब क्या हो जाएगा हमारा, वो हमारा मतलब पैसे देकर के यूज कर रहे हैं, वो सारा क्या है हमारा, वो बेटा क्लाउड कंप्यूटिंग का एग्जांपल है वो भी। यूजर कैन अवेल नीड बेस्ड रिसोर्सेज, और यूजर क्या कर सकता है, डिमांड पे या उसकी जो नीड है उसके हिसाब से वो रिसोर्सेज को यूज कर सकता है रीजनेबल कॉस्ट पे। अब ये कुछ क्लाउड सर्विसेज आ गई, जैसे द बेटर वे टू अंडरस्टैंड द क्लाउड इज टू इंटरप्रेट एवरीथिंग एज ए सर्विस। अगर हम इंटरनेट कर अगर हम क्लाउड को अच्छे से समझना चाहते हैं ना, तो एवरीथिंग को हम सर्विस के रूप में मान लेते हैं। सर्विस कॉरस्पॉन्ड टू एनी फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय द क्लाउड। सर्विस कोई भी क्या होती है, वो फैसिलिटी है जो हमें क्लाउड से प्रोवाइड की जा रही है। देर आर 3 स्टैंडर्ड मॉडल कैटेगराइज डिफरेंट कंप्यूटिंग सर्विसेज डिलीवर्ड थ्रो शोन फिगर 3.12। दीज आर इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस, जिसको हम IaaS बोलते हैं बेटा, इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस और सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। कल हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे बेटा।